नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे टीएमसी की। जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों मुश्किल में हैं। पार्टी जहां टूट चुकी है तो वहीं भतीजे अभिषेक लगातार कभी सीआईडी तो कभी ईडी का सामना कर रहे हैं। मामला एक नहीं है, इससे तो ममता बनर्जी फिर भी उभर जाती, लेकिन पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस टीएमसी की बदौलत उन्होंने 3 दशक पुरानी वाम सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंका, वही टीएमसी 15 साल की सत्ता के बाद तिनके की तरह बिखर जाएगी, ये अंदाजा नहीं होगा। आज आलम यह है कि बागी सांसदों ने गुमनाम पार्टी जो कि एक घर से चल रही थी, यानी मियाँ बीवी जिसे चला रहे थे, उसमें विलय करके एक ऐसा राजनीतिक दृश्य ममता बनर्जी और देश के सामने रख दिया है कि सियासत के चरित्र को लेकर तमाम शंकाएं दूसरे धरातल पर पहुंच गई हैं। क्योंकि इस देश में दल बदल, टूट फूट जैसी तमाम तस्वीरें देखी जा चुकी हैं, लेकिन इस विलय की तस्वीर और कहानी बिल्कुल नई है। हालांकि असली जंग अब मान्यता देने को लेकर है, क्योंकि टीएमसी का बागी गुट सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुका है। मान्यता देने के साथ ही अलग से बैठने की व्यवस्था भी मांगी गई है। हालांकि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी एक खत स्पीकर ओम बिरला को लिखा है और उन्होंने बागियों को मान्यता न देने की अपील की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, यानी गेंद अब स्पीकर के पाले में है। उनका फैसला ही टीएमसी के इस ट्विस्ट को खत्म करेगा। हालांकि स्पीकर का फैसला जो भी हो, ये माना जा रहा है कि ममता गुट से लेकर कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है। तो क्या संवैधानिक संभावनाएं हैं और क्या ये विलय किसी मकसद से है और ये बागियों को कितना सुरक्षित करेगा? इसके साथ ही मान्यता मिलने की सूरत में ममता गुट की टीएमसी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इन सभी सवालों पर हम करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनवाते हैं बागी गुट के नेताओं का क्या कहना है। तो चलो, अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को जी। तो अभी चलो, नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। कुछ तो परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चले। ममता बनर्जी को खुशी से काम करता नहीं दिया ना, उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था, रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया था। अरे घर में तो इतना था, अरे भाई उसका घर का खबर गांव में आता था। अच्छा। ऐसा ऐसा हो रहा है, तोड़ रहा है कवाड़ी, कोई बहू जाता है, कोई घर का आदमी जाता है, उसका सीना टूटता है। ऑपोजिशन लीडर लोग नहीं बोलता था क्या गिरने गया तो दीदी चोट तो नहीं लगा, क्यों बोलता था? बहुत कुछ हुआ है। ममता को तो पागल कर दिया था। जिम्मेदारी तो दीदी ने अभिषेक को दी हुई थी भाई, दिए हुए तो इसीलिए तो बर्बाद हो गया पार्टी। तो तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद जिन्होंने बगावत की है, स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की है, वो चाहते हैं कि अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाए। और दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन बागी सांसदों को मान्यता ना दी जाए। यानी पूरी तरीके से अब फैसला स्पीकर के हाथों में है। वो इस कहानी को क्या नया ट्विस्ट देंगे या फिर बागियों की बात पर मोहर लगाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यही कि टीएमसी में अचानक से इतनी भगदड़ क्यों मची है, और जिस पार्टी में विलय की बातें आ रही हैं, यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई, जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, 2023 में पार्टी बनती है। दल बदलुओं को नकारें इस पार्टी का नारा, और इस पार्टी में टीएमसी के ये 20 बागी शामिल हो रहे हैं। विलय कर लिया है पार्टी में। इसी पार्टी को क्यों चुना गया? अब आगे क्या राजनीतिक भविष्य होगा ममता बनर्जी की बची हुई टीएमसी का? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि काकोली घोष ये भी दावा कर रहे हैं कि 20 नहीं 22 सांसद हैं। औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है। सवाल यही कि ये दीदी से अदावत है या फिर कोरी बगावत है। अब स्पीकर क्या फैसला लेंगे? कानूनी हंटर चलेगा या फिर मोहर लगाएंगे? बागियों की लड़ाई पूरी तरीके से स्पीकर के पाले में आ चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने भी अनुरोध किया है कि इन बागियों को मान्यता ना दी जाए, असली टीएमसी हम हैं। उधर ममता बनर्जी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी कभी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी सीआईडी के। तमाम घोटालों का ये कहा जा रहा है कि अब फाइलें खुल गई हैं। जांच एजेंसियां
अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई नेताओं को इस वक्त शिकंजे में लिए हुए हैं। बार बार उन्हें समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो टीएमसी की मुश्किलें कुल मिलाकर बढ़ चुकी हैं और ऐसे में डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी क्या हाथों से फिसल गई है ममता बनर्जी के? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। बागियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, शायद कल्पना कभी नहीं की होगी ममता बनर्जी ने इस तरीके से पार्टी में टूट हो जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं तनुज दीक्षित जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका स्वागत है तनुज जी। अब स्पीकर के पाले में गेंद बताई जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि लीगल एक्शन इस पर हो सकता है? क्योंकि एक तरफ अभिषेक बनर्जी ने अनुरोध किया है कि जो बागी हैं उनको आप मान्यता ना दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2/3 है बहुमत, तो हम बन सकते हैं अलग से पार्टी। तो आपको क्या लग रहा है टीएमसी का भविष्य क्या होगा दोनों ही पार्टियों में, यानी जो बची कुची टीएमसी है और जो बागी है? देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो ये बेसिकली 2003 से जब से 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, तब से स्प्लिट दलों की जो मान्यता है, यानी हम 2/3 है कहकर के किसी भी दल को ज्वाइन करने वाले नेताओं की वैधता पर प्रश्न था। और हम देखें कि अब लोकसभा स्पीकर, क्योंकि अंतिम निर्णय वही लेंगे, लेकिन भारतीय संविधान का भी पूरा उन्हें ध्यान रखना होगा, इसलिए शेड्यूल 10 में देखना होगा कि क्या, देखिए यहाँ पर संख्या से ज्यादा वैधता का सवाल आ रहा है। संख्या अधिक होने से विलय संभव है नहीं है, ये हमें 10th शेड्यूल में देखना होगा। और उसके बाद पार्टी का मर्जर होगा या डिफेक्शन होकर के ये सांसद पुनः इन्हें इलेक्शन लड़ना होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न अभी खड़ा होता है। ऐसे में कानूनन रूप से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 10th शेड्यूल भी लागू है और 2003 का 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी स्प्लिट दल की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शायद कानूनन रूप से एक बड़ी अड़चन मुझे दिखाई देती है, और इसी वजह से ये लगता है कि इनको डिफेक्शन भी हो सकता है इसमें। जी अच्छा, इसमें क्योंकि एनसीपीआई जो कि एक गुमनाम पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहली बार इसका नाम सुना जा रहा है, इलेक्शन भी लड़ा था 2023 में, 1200 से ज़्यादा वोट हासिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब इस पार्टी में विलय की बात सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि इसके जरिए एक विकल्प तलाशा जा रहा है और मंजूरी मिल जाएगी? देखिए, देखना ये होगा कि क्या ये दल बदल है या ये राजनीतिक पुनर्संरक्षण किया जा रहा है, आखिर उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये कोई एक, जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में भी देखा, एक नया दल 3 साल पहले जिसकी स्थापना हुई है और एक पति और पत्नी के द्वारा खड़ी की गई एक पार्टी है जिसने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है और उसमें 1200 से ज्यादा वोट नहीं आए। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये आता है वंदना, हम अगर सोचे कि 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि इसमें विलय होना चाहते हैं, तो ऐसा विलय होना तो संभव होगा, मर्जर पॉसिबल होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने ये पार्टी क्यों ऑप्ट करी। मतलब वो 20 जन मिलकर के भी खुद का कोई दल बना सकते थे। हमने ऐसा पहले शिवसेना के अंदर देखा है, और शिवसेना में भी 2 गुट अलग अलग हुए, 2 अलग अलग तरीके के नाम मिले, और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना होते हुए 20 पावरफुल टीएमसी के सांसद एक ऐसी पार्टी में जाके मर्ज कर रहे हैं जिस पार्टी का अस्तित्व तो बहुत नया भी है और चौंकाने वाला भी है। जी बिल्कुल तनुज जी, क्या लग रहा है आपको कि ये विकल्प क्यों चुना गया होगा? इसके जरिए क्या जो असली नकली का फेर है उससे बचने की कोशिश है, समय ना गंवाया जाए, या फिर बहुत जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है? देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी तो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, जब से पश्चिम बंगाल में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से ही कुछ ना कुछ निर्णायक मोड में आ चुके थे। तो देखिए, राजनीति के अंदर जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि फैसले त्वरित लेना ही पड़ते हैं। ज्यादा समय इंतजार करना कई बार लाभप्रद नहीं साबित होता। ऐसे में ये सांसदों का गुट, जिन्होंने जो भी उचित समझा और निर्णय लेते हुए फिलहाल पार्टी से अलग भी हो रहे हैं, और एनसीपीआई एक नए दल में अपने आप को मर्जर भी चाहते हैं। साथ ही साथ वो एनसीपीआई समर्थन करेगी एनडीए को, मतलब
एक डिफरेंट ट्रैक हम देख रहे हैं पार्टी में विलय होने का, और ये ट्रैक बेहद रोचक भी है। आने वाले समय में कई सारे, अभी तो सबसे पहले इन्हें एक बहुत बड़ी कानूनी परीक्षा से निकलना है। जैसा मैंने आपको बताया 10th शेड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्जर होगा, डिफेक्शन होगा, पुनः चुनाव होंगे, किस तरीके से ये अध्यक्ष जो है, लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, वो ये पूर्ण रूप से निर्णय लेंगे और निर्णय संवैधानिक रूप से होगा। तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प नजर आता है मुझे जी। अच्छा, जो बची हुई टीएमसी है उसके पास क्या विकल्प है, क्योंकि कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से कोई राहत मिल सकती है? और यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि पेच यहाँ भी फंसा हुआ था कि एनडीए में ये बागी गुट कैसे शामिल होंगे, क्योंकि विपक्ष और पक्ष एक साथ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को नकारा, इन लोगों को वोट दिया। तो ये जो जीते हुए कैंडिडेट टीएमसी के थे, ये कैसे एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। क्या इससे बचने के लिए एनसीपीआई की राह तलाशी गई? देखिए, ये जो सांसद है, मैं आपसे वही कह रहा था हाँ। कि यहाँ संख्या बल से ज्यादा वैधता पर सवाल है जी। क्या तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद ये सांसद टीएमसी के बचेंगे, या इन्हें पुनः चुनाव लड़ना होगा, या ये एनसीपीआई की सदस्यता ले रहे हैं? अभी इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। 20 सांसदों ने सहमति जताई है, एनसीपीआई के साथ में समर्थन दिया है, और एनसीपीआई के साथ समर्थन देकर के उन्होंने मीटिंग करके एनडीए को समर्थन दिया है। तो देखिए, ये इंडिविजुअल मुझे कहीं ना कहीं अपना एक इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन ऐसे में जो पार्टी है, खास करके तृणमूल कांग्रेस, उसके लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है कि 20 सांसदों को वो खुद ही, मुझे लगता है अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो निष्कासित करेंगी, और जब वे पार्टी से निष्कासित करेंगी तो वे क्या खुद का तब नया दल बनाएंगे, या एनसीपीआई की सदस्यता ग्रहण करके, या सीधे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे? क्या पुनः उपचुनाव होंगे इन 20 सीटों पर? ये बहुत रोचक और हम कहेंगे दिलचस्प स्थिति है। राजनीति में हमने कई तरीके के मर्जर देखे हैं, कई तरीके के हमने विलय देखे हैं, कई तरीके के दो गुटों को बंटते देखा है। इस देश में हमने कई तरीके के राजनीतिक अलग अलग समय पर अलग अलग पहलू देखे हैं, लेकिन ये पहलू बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हालांकि ऐसा घटनाक्रम महाराष्ट्र में हमने देखा है, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट नई पार्टी के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था, अब उसे देखते हुए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बची हुई टीएमसी के पास क्या विकल्प है? मैं फिर से आपसे यही सवाल पूछूंगी। टीएमसी के पास में मुझे मजबूत विकल्प के रूप में इन सांसदों को निष्कासित करना, एक तो ये सबसे मजबूत विकल्प है। कोर्ट जाकर के निष्कासित करें, खुद से निष्कासित करें, जैसा उनको निर्णय लेना है ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले निष्कासन ही, क्योंकि वो पार्टी की, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या आप हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी अगर विचारधारा से सहमत उसके प्रतिनिधि नहीं होते हैं तो ऐसे में पार्टियां उन्हें निष्कासित करती है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला कदम तृणमूल कांग्रेस का भी इस विषय में यही होगा। जी ठीक है, हमारे साथ विपुल सुनील जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। विपुल जी, नैतिकता को तो बहुत पीछे छोड़ दीजिए, एनसीपीआई में विलय का क्या कारण लग रहा है आपको? ये जो 20 बागी हैं, एनसीपीआई जो गुमनाम पार्टी थी, 1200 से ज्यादा वोट नहीं जीत पाई, जिसका नारा ही था कि दल बदलुओं को नकारें, उसमें शामिल हो गए। विपुल जी, आवाज आ रही है आपको? कर सकते हैं लोग। एम आई ऑडिबल? वंदना जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो उस गिरावट के दौर में ये भी एक चीज आ रही है, और अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में ये चीजें बहुत आम तौर पे स्वीकार कर ली जाएंगी, और हमारी स्मृति बहुत कमजोर होती है, हमारी मतलब मैं कह रहा हूँ कि जनता की, इस चीज को बहुत लोग माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, चुनाव में कौन जीतता है, किसके लिए शंख बजता है, और बच गया शंख तो फिर वही सब कुछ है। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र से लेकर के अब तक हम लोग देख रहे हैं, और मोटे तौर पर अब ये एक टेंडेंसी के तौर पर सामने आएगा, और किसी भी दल की सरकार में जब भी सत्ता में जो भी दल रहेगा उसके साथ लोग जाएंगे। कल को अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन जाती है, अधिकतर राज्यों में सरकार में आ जाती है, तो इन्हीं तमाम विपक्षी दल जो दिखलाई पड़ रहा है, जो आज पक्ष में है, जिनके कसीदे पढ़ करके लोग चले जा रहे हैं, जिनको तमाम लोगों को घुटन हो रही है, और वो घुटन सत्ता रहते हुए नहीं हुई। दुर्भाग्य तो ये है कि सत्ता में रहते हुए किसी को घुटन नहीं हुई। आप देख लीजिए सयाली घोष का वक्तव्य और सयाली घोष का वो भाषण देख लीजिए। मतलब मैं कहता हूं कि गिरगिट, हमारे यहाँ कहावत है रंग बदलने का, गिरगिट भी शर्मा जाए हमारे आज के राजनीतिक दलों के सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को देख लें तो, अगर तृणमूल
तृणमूल के लोगों को देख करके। तो जनता भी इस सोच तरीके रही से होगी ना कि जनता देखिए केवल कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं करती है, वो सिंबल भी देखती है, पार्टी भी देखती है, पार्टी का नेतृत्व भी देखती है, लेकिन उसके बाद इस तरह से पार्टी छोड़कर वो बागी हो जाते हैं। बिल्कुल देखती है जनता। आप देखिए कि बड़े बड़े राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल, इतने मजबूत दलों के में रहने वाले बड़े नेताओं का क्या हश्र होता है अगर वो सिंबल छोड़ देते हैं तो। अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। अगर मैं खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहूं तो किसी भी ये सांसद विधायक की तृणमूल का सिंबल नहीं होता तो इसमें से मोर देन 99% लोग चुनाव हार जाते। आप उस सिंबल पर चुनाव जीत करके आते हैं और आते ही कहते हैं कि नहीं यहाँ जो है घुटन हो रही है। आप देखते हैं कि सत्ता से जो है बेदखली हो रही है तो घुटन होने लगती है आपको। आप देखते हैं कि जो है मजबूत हो रहा है सामने वाला तो उसके तरफ छलांग लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बात करते हुए मैं तो बार बार बहुत मतलब ये महसूस करता हूं कि इस तरह की गिरावट को कहां तक देखा जाए, किस तरह से रीड किया जाए। अब तो राजनीति के जानकार, एनसीपीआई का रहस्य क्या है विपुल जी? मुझे लगता है आप तो अंदर की खबर रखते हैं, आपको पता होगा ये कहां से आगे पार्टी। देखिए ये अंदर की खबर की बात का मसला ये है कि ये एक तरीका अपनाया गया है। आप जानती हैं कि संवैधानिक नियमों के तहत सीधे तौर पर इस तरह से करने में कोई अड़ंगा न आए, इसके लिए ये एक तरीका अपनाया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इस जिसे आप कह रहे हैं कि जिसके पीछे के कारणों को मैं बताऊं या जिसके अंदर की बात बताऊं, वो आने वाले समय में मैं आज ही कह देता हूं कि आप देखोगे कि ये इसमें से बहुतेरे बीजेपी के सिंबल पर अगले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। ये सब कुछ दिनों का मसला है। पशुपति पारस का आपने देखी थी स्थिति ना, किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से चिराग पासवान की को मतलब एक समय ऐसा था कि सांसद विधायक कोई कुछ नहीं था, लेकिन आज कहाँ है पशुपति पारस। तो वही स्थिति होगी। इस तरह के दल का कोई भविष्य नहीं है और ये एक तरीका निकाला गया है कि तमाम सवालों से बचा जा सके। हालांकि हर कोई इस तरीके को समझ ले रहा है, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ ले रहा है कि ये सत्ता के लिए की गई चालाकी, धूर्तता है। मैं इसका तो बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं तो इसके हमेशा विरोध में बोलता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लोग इस्तीफा दे दें। अगर आपको ऐसी ही घुटन हो रही है तो आप सारे सांसदी की सीटों से इस्तीफा दे दीजिए, विधायक की सीटों से इस्तीफा दे दीजिए और ये सो कॉल्ड जिस पार्टी के तहत आप आ रहे हैं इसके तहत चुनाव में उतर जाइए, क्योंकि आप सीट खाली करेंगे तो चुनाव होगा। और फिर आप एनडीए वाली जगह पर बैठिए। आप ममता को दूर दूर तक मत देखिए, ममता से अलग आपकी जगह खुद ही मिल जाएगी। संसद में आप बैठिए। आप ममता को अब देखना तक नहीं चाहते हैं, जिस ममता के लिए सीने पर हाथ रख रख के चिल्ला करके कह रहे थे कि नहीं ममता के साथ हैं, ममता शेरनी है, एक अकेले ममता सब पर भारी है, ये है वो है, बंगाल की बेटी है। और लोग आज जो है मीडिया से बात करते हुए मैंने सयानी को तो लगातार सब लोग देख रहे हैं, सयानी को तो देखते हुए लगता है कि मतलब किस तरह का वक्तव्य देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कहते कि इंतजार करिए। तो अब इस स्थिति में की तो चांदी हो गई ना सर, 1 लाख का चंदा मिला था उस पार्टी को, एनसीपीआई की तो चांदी हो गई है। 1 लाख का चंदा मिला था, ऐसे आप फेक चीजें रखी जाती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर किसी का भी आज तो लॉटरी लग सकता है। आप देखिए कि तमाम जगहों पर राजनीति में किस तरीके से प्रयोग करके लोग किसी को कहां से कहां पहुंचा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको कोई जानता तक नहीं था, मुझे लगता है बिहार की राजनीति से बाहर। तो कब किसका राजनीति में तो कभी भी किस्मत खुल जाती है और ये हमेशा से रहा है। तो चांदी तो है ही भाई, चांदी क्या है, सोना है, हीरा है, जवाहरात है, सब मान लीजिए उनके लिए तो, लेकिन उसका भविष्य होगा नहीं। मैं ये आपके ठीक है। अच्छा तनुज जी, जो कुछ हो रहा है क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है या स्पीकर किस तरह से फैसला कर सकते हैं, चुनाव आयोग भी क्या हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि बात नैतिकता की है? नहीं, अभी चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका अगर हम लीगल प्रोसेस समझे तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस को डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर करना होगी और वो लोकसभा स्पीकर के पास में ही सबसे पहले करना चाहिए। जब वो डिस्क्वालिफिकेशन हो, साथ ही हम देखा जाए तो एक रेमेडी और ले सकते हैं कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना हो, इन लोगों को संसदीय मानदेय ना दिया जाए और साथ ही साथ इसमें अलग से सिटिंग की व्यवस्था ना की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि अलग से गुट की पहचान ना बने, ये एक डिमांड तृणमूल कांग्रेस स्पीकर के सामने कर सकती है। इसके बाद अगर हम इसमें समझे तो फिर कोर्ट के रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन मान लीजिए स्पीकर ने कोई भी निर्णय लिया तो इसमें देखना होगा क्या वो निर्णय
10th कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और कोर्ट भी उसी आधार पर कहीं ना कहीं इस पर निर्णय करेगी। जी विपुल जी, देखिए स्पीकर के फैसले पर अब सब निर्भर है, क्योंकि कोर्ट भी उसी को मानेगा, चुनाव आयोग भी उसी को मानेगा। जी बिल्कुल, स्पीकर के फैसले पर है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मतलब मुझे कोई बाधा नहीं दिखलाई पड़ रही है। इनको अलग से मान्यता तृणमूल का तो कुछ लेना नहीं है, इन्होंने अपना तरीका निकाल ही लिया है। और देखिए, सत्ता पक्ष का साथ होना बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीजों के लिए रास्ता सुगम कर देता है, तो सब रास्ता बना हुआ है। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत सियासी अड़चन आने गलियारे वाली में नहीं। चर्चा हो रही थी विपुल जी कि देखिए ये तो पहली बार होगा इतिहास में कि पक्ष विपक्ष सब एक ही पार्टी में आ गए, यानी एनडीए में अगर विलय करते तो ये मुश्किल बनती। इस विडंबना को दूर करने के लिए एक नया ट्विस्ट निकाल लिया, ये तो गजब चीजें हो रही हैं। गजब अजब गजब के तरीके तौर तरीके दिखलाई पड़ रहे हैं। देखिए, बंगाल की भूमि वैसे भी इस तरह के इतिहास के लिए, राजनीतिक इतिहास के लिए रही है। पहले सिर्फ इतना होता था कि कम से कम नेता बच जाते थे, कार्यकर्ता। तो देखिए, आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आज जो सड़कों पे वहां जो कुछ भी हो रहा है, आप देखेंगे जिस तृणमूल के खिलाफ लड़ करके आए, जिस तृणमूल की उस गुंडागर्दी भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठा करके सत्ता में आए, वही गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तृणमूल के तमाम कार्यालयों पर देखा आपने कि कल परसों की बात है, उस पे रंग रोगन कर दिया गया, भगवा लगा दिया गया, और बीजेपी का सिंबल भी कई जगह बना दे रहे हैं लोग, फूल बना दे रहे हैं बीजेपी के झंडे का सिंबल। तो वहां कार्यकर्ता बदल जाते थे। वही लोग जो लेफ्ट के हुआ करते थे, उससे पहले जाएंगे तो कांग्रेस के हुआ करते थे, वो लेफ्ट में गए, लेफ्ट वाले फिर जो है तृणमूल के साथ है, और आज भाजपा ही हो गए। लेकिन ये तो अपने तरीके का अनूठा मामला है कि सारा का सारा दल ही चला आया। अभी तक कार्यकर्ता बदलते थे, लेकिन दल बदल गया एक तरह से। परिवार अगर छोड़ दिया जाए और ममता के कुछ एक दो चुनिंदा लोग, और वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने अपने मतलब आंख का शर्म रखना कहते हैं, रखा है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों ने, शत्रुघ्न भी तो नहीं आ गए ना, अभी अपडेट नहीं है ना कुछ, नहीं अभी सस्पेंस है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों तक टिकना मुश्किल होगा बचे हुए लोगों का भी, क्योंकि इतना ड्रामेटिक तरीके से ये लोग मतलब अब बचा क्या है, सुदीप बंदोपाध्याय हो गए, सायोनी घोष हो गए, इन पर तो बिल्कुल भरोसा था पार्टी को। बिल्कुल, जो सर्वे सर्वा थे, परिवार के अलावा मतलब बनर्जी के अलावा अगर किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का नाम लेना होता था तो इन्हीं दोनों लोगों का नाम लेती थी वो। इन्हीं दोनों को हर तरह की कमेटी में रखती थी। लेकिन आप देखिए कि एक सप्ताह के भीतर इस तरह का नाटकीय होता है कि कमेटी से हटाना पड़ता है। उनको मालूम चलता है कि इनको अध्यक्ष बनाया है, अच्छा यही मिल गई। तो ये तो कहा जा रहा है हमारे पास, मतलब हमारे देश को एक गृह मंत्री मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है कुशल रणनीतिकार मिले हैं, जो कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कहा जाने लगा है, भारतीय राजनीति में एक मुहावरा चलने लगा है कि संभव है कि कुछ दिनों के बाद सूरज जो है सुबह सुबह पश्चिम से निकलता हुआ दिखलाई पड़े। अमित शाह जी के रहते ये भी हो सकता है। तो अब इन चीजों पर क्या और किस लेवल पे कहा जाए, मैं उस तनुज जी की बात पर कहूंगा कि मतलब कोई संवैधानिक बाधा नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इसी कारण से, और स्पीकर से मिल करके बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने ये सारा कुछ सोच समझ करके ये किया गया है। ये फील्डिंग बहुत ढंग से तय करके रणनीतिकार में ठीक से रणनीति और दिमाग लगाया है कि अब इसमें कुछ होगा नहीं, तृणमूल रह नहीं जाएगी, तृणमूल ही खत्म हो जाएगी। तनुज जी, क्या कोर्ट से कोई उम्मीद कर सकती है टीएमसी? देखिए, अब देखना ये होगा कि जनादेश का जो असली मालिक है वो कौन है, संसद, संविधान या दल। तो निश्चित रूप से कोर्ट अपने जगह पर काम करेंगे जब मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये समझना, एक कॉमन चीज समझने की आवश्यकता है, ये कोई पार्टी का मर्जर नहीं हो रहा है एनसीपीआई में। ये चुनिंदा सांसद जो दल बदल रहे हैं, और दल बदलू कानून हमारे यहाँ देश में लागू है, ये भी ध्यान हो। इसीलिए जो हम कह रहे हैं बार बार कि सब कुछ दारोमदार जिससे कहते हैं, कानूनन अगर हम चीज को समझे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है वो सबसे बड़ा इसके अंदर, खास करके मर्जर के लिए पैराग्राफ 4 वो भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखना यही होगा कि क्या इन सब के बावजूद लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, क्या वो इसकी अनुमति देते हैं, और देते हैं तो कानून के किन आधारों पर वो रख करके
सभी सामदंड भेद यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है सत्ता में बने रहने की, और इसी वजह से इन बागियों ने जो फैसला किया है उससे कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। देखना होगा टीएमसी की ओर से क्या किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तनुज जी और विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।